नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए वो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए 7वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 6 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं दोस्तों आपके लिए। तो कंप्लीटली 25 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, 25 क्वेश्चन है, 25 चैप्टर से लिए हुए हैं। अगर ईमानदारी से वीडियो को विदाउट स्किप ये देखते हैं आप तो मेरी गारंटी आपको 100% पता लग जाएगा कि आरआरबी ग्रुप डी में रेलवे में जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 2025 में, वो बाद में होने वाला एग्जाम है, वो कैसा आएगा, गणित मैथमेटिक्स का किस प्रकार का आएगा और सारे ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार का दोस्तों, उनका आपको क्लियरली पता लगने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन वीडियो। इसमें कंप्लीटली अगर हम बात करने वाले हैं आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रहा है इसको गौर से देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सुनो। किसी संख्या 35 पे प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किस निम्नलिखित में से किससे गुणा करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 35% का मतलब क्या होता है। प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। अभी प्रतिशत चिन्ह किसका भाग लगता है, 100 का। तो 5 से काटोगे 7 पंजे 35 और 20 पंजे 100। अगर आपको किस संख्या 35% प्राप्त करना हो तो 7/20 से गुणा करना पड़ेगा। किसी संख्या 35% प्राप्त करना है तो आपको 7/20 से गुणा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटा सा सवाल था, शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल वेरिएंट था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। आयु संबंधी प्रश्न गौर से देखिए। एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु दे रखी है, एक पिता और पुत्र, देखो दोनों दे रखे हैं। ये पिता मान लीजिए, ये पुत्र हो गया। तो पुत्र की वर्तमान आयु 11 वर्ष है और पिताजी की 35 वर्ष है। ठीक है, ऐसा दे रखा आपको समझ। तो बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी थी। तो चलो मान लो 3 से शुरुआत करते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं। अगर 3 वर्ष पहले लेते हैं अपन, है ना, 3 वर्ष पहले लेते हैं। 3 वर्ष पहले पिताजी कितने के हो जाएंगे बताओ, 32 के। और 3 वर्ष पहले पुत्र कितना था, 8 का। अब कितना गुना बोल रहा है, देखो पिताजी पुत्र का कितना गुना होना चाहिए, 5 गुना। कितना होना चाहिए, 5 गुना। पहले ऑप्शन के 4 8 32, 4 गुना हो रहा है देखो। और यहाँ पर कितना गुना पिताजी पुत्र का 5 गुना होना चाहिए, नहीं हो रहा, 4 गुना हो रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 वर्ष पहले 30 हो जाएगा और 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये लो, तो 6 पंजे 30 मतलब हो रहा है 5 गुना, बिल्कुल सही बात है। तो 5 वर्ष पहले पिताजी पुत्र के कितने गुने थे, 5 गुने थे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले ए ऑप्शन चेक किया आपने, फिर इसके बाद आपने बी ऑप्शन चेक कर दिया और बी ऑप्शन चेक करते हैं आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सिंपली काफी आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब कर दिया आपने आसानी से, काफी इजीली अप्रोच कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 की पॉसिबिलिटी है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्या कहता है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। तो संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए भी। तो प्रैक्टिकली संख्या मान लेते हैं 2x और 3x मान लेते हैं संख्याएं, ये मान ली। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे थे, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया अपन ने, ये प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के बाद जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला अनुपात इस वाला अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो 2x + 3 बटा 3x + 3 हो जाएगा, ये लो। और बराबर दे रखा है आपको 3/4। अब कैंची गुणा कर देगा तो वज्र गुणा कर देते हैं अपन, ये वज्र गुणा हो जाएगा, ये इधर वज्र गुणा हो जाएगा। तो 4 से इधर गुणा कर दो गौर से। तो 4 से इधर गुणा करके कितना हो जाएगा आपका 8x, ये 4 3 12 हो जाएगा। इधर गुणा करो 9x हो जाएगा, इधर गुणा किया 9 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो उधर जाकर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, इधर कटेगा कितना आ जाएगा आपका x। तो x बराबर कितना आ गया आपका 3, मतलब x की वैल्यू जो निकल के आए वो 3 आ गई। अब क्या पूछा, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर दोनों संख्याओं की बात करें, दोनों संख्या का योग आ रहा है आपका 5x। दोनों संख्याओं का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 5x। इसमें x का मान 3 रख दो आप, x का मान 3 रखते हो जाएगा 5 3 15। तो एग्जैक्टली संख्याओं का जो योग आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 15, जो बिल्कुल सिंपल काफी आसानी से अपन ने कर दिया। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो जवाब है आपका वो 15 हो जाएगा आपका, जो अनुपात समानुपात टॉपिक से लिया गया था। बिल्कुल सिंपल और इजीली जवाब किया आपने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है बंटन टॉपिक से, बारंबारता से। और क्वेश्चन क्या कहता है देखो सुनो, 2x + 1 तथा 2 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योगफल बटा राशि से माध्य तो 7 दे रखा आपको। अब राशि का योगफल करते हैं, टोटल 4 राशियां हैं। तो जोड़ो 1 2x कितना होगा 5x और 1 और 2 कितना हो गया आपका 3। तो टोटल 4 राशियां हैं, 4 लिख दिया इधर। ये हो गया आपका 728 28, ये हो गया आपका 5x + 3, ये 3 होता जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 25
और ये हो जाएगा आपका 5x। अब 5 से काट दो इसको, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 5 आ जाएगी अभी। मतलब x का मान जो निकाल दे वो कितना आ गया आपका 5। अब आपसे क्या पूछा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, x का मान जो निकल के आ रहा है आपका, सॉरी हाँ ये 25 है, 3 घटा है ना इधर जाके, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, 7 चौक 28 हो गया, तो अपना मान हो गया x का मान 5 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, x की वैल्यू जो है पुट ऑफ वेरिएंट है वो 5 आ जाएगा आपका, जो इस प्रकार से अपन निकाल रहे हैं, क्योंकि आपसे x का मान पूछा था, मतलब x का मान निकालिए। ठीक है, तो x का मान 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए कर देते हैं अपन, x का मान 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है आपका औसत का। ये भी वही करना, राशि का योगफल बटा राशि की संख्या। 25 संख्या का औसत 18 है, 25 का औसत दे रखा है आपको 18, तो योगफल निकाल सकते हैं 18 चौक 72, 18 पंच 90, हासिल 9 हो गया, 18 दूनी 36, 9 कितना होगा आपका 45। ये लो, अगर तो 12 संख्या का औसत 14 है, तो 12 संख्या का औसत हो गया आपका 14, 12 संख्या का औसत 14, तो 12 चौक 48, ये लो हासिल 4 हो गया, 12 एक कम 12, 12 और 4 कितना हो गया आपका 16। इस प्रकार से 12 संख्या का औसत 14 हो गया। और अंतिम जो अगली जो 12 संख्या है अंतिम, उनका औसत 17 दे रखा है, तो इनका भी योगफल निकाल दे, 12 7 84 हासिल 8, 12 एक कम 12, 204, तो 12 और 12 कितना होता है 24, तो 24 का योगफल कितना हो रहा है वो कर देते हैं अपन, 12 का 2 हासिल 1 7 और 372, वे इधर घटा दिया अपन। ठीक है, ये हो गया 28, और 28 और 50 कितना होगा आपका 78। तो आप कह सकते हैं कि जो संख्या है 13वीं, उसका जो आंसर होगा वह 78 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हो गया 24 का योगफल और 25 का योगफल, और 25 के योगफल में से हमने 24 का योगफल घटा दिया, और 25 के योगफल में जैसे हम 24 का योगफल घटा रहे हैं तो आपका आंसर निकल के आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हो गया आपका, बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्योमेट्री टॉपिक से, जिसमें ओ वर्ग का केंद्र है, कोण AOB बराबर 70 डिग्री है, तो कोण OCD ज्ञात कीजिए। तो OCD मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा है, तो निकाल सकते हैं। आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख में कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं, तो ये 70 के भी 70 हो जाएगा। केंद्र से परिधि को मिलन रेखा त्रिज्या होती है, ये परिधि है और ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या होगी, ये R होगा और ये भी R होगा। अब ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज आपका, तो OCD एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा कह सकते हैं अपन, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं द्वारा आधार के साथ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है, तो आप कह सकते हैं ये थीटा मान लो, ये थीटा मान लो, ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो थीटा का मान पूछा आपसे निकाल देते हैं, और तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए, थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 180, ये 70 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 110, 110 2 से काट दो, थीटा का मान 55 डिग्री आ जाएगा, तो कोण OCD 55 डिग्री आ जाएगा बिल्कुल सिंपली, और ये वाला कोण भी 55 डिग्री आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री बिल्कुल सिंपली। तो आसानी से डिनोट कर सकते हैं, आंसर होगा आपका 55 डिग्री क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये साधारण ब्याज का भी है। तो साधारण ब्याज में क्या कह रहा है देखो सुनो, साधारण ब्याज किस वार्ष की दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उसका 2/5 हो जाएगा, और उस दर का, तो देखो जब भी गुना हो जाए ना कोई भी चीज, जब मूलधन स्वयं का A/B हो जाए, तो ये टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है, और ये इस्तेमाल करके देना है आपको, बिल्कुल सिंपल। इसमें A/B का जो मान है वो दे रखा है A/B, जहाँ A का मान ये है, B का मान ये है, और यहाँ पर समय भी दे रखा है, T का मान दे रखा है आपको, T दे रखा है आपको 10 वर्ष। बस R निकालना जिसमें आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो R निकाल देते हैं, T का मान अपन ने 10 रख दिया, ये लो, और A-B कितना होगा, A-B अंतर करो कितना आ जाएगा 3, B का मान होगा आपका 5। देखो ये बोला ना, साधारण ब्याज की इस वार्ष दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का, देखो उस धन का हो रहा है, तो उस धन का बोल रहे हैं, देखो मूलधन का नहीं हो रहा, उस धन मूलधन का हो रहा है, उस धन का 2/5 होगा ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो जाएगा। सो ये देखो मूलधन का या स्वयं का बोले, बात है कि A/B हो रहा है बिल्कुल सिंपली। तो चलो कैलकुलेट कर देते हैं, ये 100, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, और ऐसा कह सकते हैं अपन, और 5 से काट दो 2 बार, है ना, 5 से 2 बार काट दे 2 बार, और 2 को 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6%। ये तो दर जो आएगी आपकी वो 6% निकल के आ जाएगी बिल्कुल सिंपली और आसान तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जब आप नोटिस करेंगे तो आप गौर से देखेंगे, ये करने का का क्वेश्चन अभी है, जो बिल्कुल सिंपली अप्रोच किया गया है, काफी आसानी से किया गया है। इसमें क्या होता है, ऐसा प्रश्न जब पेपर में आता है ना, तो आपको पहले आधार को बराबर करना पड़ता है, और आधार जब बराबर हो जाते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो भैया 16 63 से लिखो आप,
16 की पावर 0.36 लिखो, है ना। आप 256 का लिखो 16 का स्क्वायर और ये होगा 0.07, ठीक है। अब घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है अभी, घात के ऊपर घात घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ठीक है। तो 7 गुणा करो, 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.14। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी भी। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो घातों को जोड़ दीजिए आप, तो 16 की पावर 0.50 हो जाएगा, 16 की पावर 0.50 हो जाएगा, मतलब 1/2 घात हो गई। और 1/2 घात का मतलब होता है 16 का वर्गमूल होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 4। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा वो होगा आपका 4। इस 16 का वर्गमूल हो गया आपका 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो गया, बिल्कुल सिंपली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो सुनो। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है भी, और आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों निकाल सकते हैं अपन। साधारण ब्याज हमेशा दर और समय का गुणनफल होता है, दर और समय गुणा कर दो तो ये 8% साधारण ब्याज हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ये साधारण ब्याज तो आता है 10 बाद दर का वर्ग आता है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 16। अब चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटा दो आप, चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटाओगे तो अंतर आ जाएगा, तो 0.16% आ जाएगा। ये अंतर 8 रुपए के बराबर दे रखा है आपको। अब यहाँ से मूल राशि पूछिए तो 100% मूल राशि होती है, तो 1% बराबर 8/100, ये 100.16 ये लो। और 100% मूल राशि होती है, 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। बहुत जोरदार तरीका है, अब बहुत लजीज तरीका भी है। ये 8/16 कर दिया, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो लग गई, और 2 जीरो उधर लगी थी, 2 जीरो इधर भी लग गई। 8 दूनी 16, 2 बार कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 50 बार। 50 को 100 से गुणा कर दो, एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आ रहा है आपका वो आ गया आपका 5000 रुपये। तो बिल्कुल सिंपली है, जो मूल राशि है आपकी वो 5000 रुपये जगह इस तरीके से। बहुत प्यारा तरीका है, यह तरीका अगर इस्तेमाल करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सूत्र कोई भी क्वेश्चन बिना सूत्र के कर सकते हो। इसका कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पे है भी है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो सूत्र की जरूरत नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज में, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। 2 एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा गति से विपरीत दिशा में चल रही है। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर देती है, तब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो आपसे प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछी भी, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं अपन। दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, कैसे करी, विपरीत। तो विपरीत प्रकार करती है, चालें जुड़ती है भी है, ठीक है। तो 2 एक समान लंबाई है, समय दे रखा है 6 सेकंड, दोनों की लंबाई एल और एल मान लो आप, और नीचे चालें भी जुड़ जाएगी भी। तो 85 और 65 जोड़ो कितना होता है 90, मतलब 150 हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड बताने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। अब जो कट रहा है वो काट दो, हाँ ना, जो कट जाए आपके, और नहीं कट रहा है तो एक काम करो, इसको इधर घुमा दो, बाद में काट देंगे। चलो एल और कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। ये 6 × 150 × 5/18 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 3 18, 1 3 3 और 5 3 15, 50 बार, ठीक है। तो 50 को 5 से गुणा करो, 5 5 25, ये 250, ठीक है। अब 2 से काटो 250, तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा आपका। तो लंबाई जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 125 आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 125। बिल्कुल सिंपली कर दी और आसानी से कर दिया अपन ने। मतलब लंबाई जो निकल के आ रही है आपकी वो हो जाएगी आपकी 125 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 125, जो बिल्कुल सिंपली और आसानी से डिनोट कर दिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो सुनो। एक व्यक्ति 2 मेजों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति 2 मेजों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तो दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत हानि होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने 2 मेजों में एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10%। पूरे सौदे में से क्या हुआ, तो परसेंटेज परिवर्तन पूछा है भी आपसे। जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो परसेंटेज परिवर्तन होता है, देखो। तो परसेंटेज परिवर्तन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, +-a +-b और +-ab बटा 100 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो बताइए, पहले 10 का लाभ है और 10 की हानि है ना। तो 10 का लाभ हो गया और 10 की हानि हो गई। अगला चिन्ह काय का हो जाएगा, माइनस का, -10 × 10 बटा 100, ठीक है। ये प्लस का 10 और माइनस का 10, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो 1 को 1 से गुणा किया तो -1%
और 1% क्या होगी बताओ, हानि। इस सौदे में हो जाएगी आपको 1% की हानि। बहुत अच्छा तरीका गणित का ब्रह्मास्त्र, जहां पे डबल प्रतिशत की बात आती है वहां पर क्लियरली इस तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बच्चे जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, 10 का लाभ हुआ 10 की हानि हुई तो 0 हो गया सर। ऐसे बिल्कुल भी 0 वगैरह नहीं होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार के जब भी डबल प्रतिशत की जरूरत पड़ती है वहां पर इस प्रकार का तरीका हम परिवर्तित करते हैं या काम में लेते हैं। तो ऐसा तरीका अपन काम में लेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि 15 मीटर लंबे खंबे की छाया 15√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो 15 मीटर लंबा खंबा है, देखो ये मान लीजिए खंबा है 15 मीटर लंबा, इसकी छाया कैसे होती है, धरातल पर लेटी हुई होती है ऐसे। ये छाया आपकी 15√3 मीटर, और आपसे क्या पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये मिला देते हैं अपन, है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा गया है। तो देखो ये छाया है 15√3 और लंबा है 15 मीटर, और आपसे उन्नयन कोण पूछा, और उन्नयन कोण ये होता है, और आप इसमें लगता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा आधा। लंब कितना है 15 और आधार कितना है 15√3। तो 15 से 15 कट गया आपका, 1/√3 कितने डिग्री पर होता है, tan 30 पर। tan 30 पर 1/√3 होता है। तो tan फलन बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तो कोण जब बराबर होगा थीटा का मान कितना डिग्री होगा बताओ, 30 डिग्री। फलन बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। मतलब उन्नयन कोण का मान जो होगा आपका वो 30 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से कर पाए दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, गौर से देखिए आप, बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करेंगे बहुत आसानी से कर पाएंगे अपन। देखिए अब तो क्वेश्चन देखिए, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं प्रतिदिन काम, और क्या कर रहे हैं देखो, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं। 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। तो M1 D1 अपॉन R1 बराबर M2 D2 अपॉन R2। तो देखो 6 व्यक्ति 8 घंटे तक काम करते हैं, पैसा कितना कमाते हैं, 8,400 रुपये। M1 H1 बराबर R1। 9 व्यक्ति 6 घंटे तक काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, R2। ये निकलना है। अब जो कट रहा हूँ वो काट दो, भाई काटना तो पड़ेगा आपको, और काटने के बाद ये पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। देखो तो इस साइड काट दो, पहले 8 से काट दो, 1 अट्ठे 8, 8 पंजे 40 कट गया। सामने 6 काट सकते हो आप, और 150 को 9 से गुणा कर दो, और R को इधर घुमा दो। 15 नामा कितना होता है आपका 135, है ना। 15 की बात करें तो 15 नामा कितना होगा आपका 135 हो जाएगा, है ना। और ये काट रहे हैं ना, पर 8 से काट रहे थे अपन, तो ये 0 आएगा, बागपुर की 0 लगाना भूल गए अपने यहाँ पर। तो 1050 आएगा ना, 1050। अब गुणा करो, 0 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, है ना, और 9 1 9। एग्जैक्टली आंसर आएगा 9,450 रुपये, है ना। कितना रुपये आएगा, 9,450 रुपये। तो आंसर होगा 9,450 रुपये। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से डिनोट कर दिया अपन। ये क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब था। अभी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, इसको गौर से देखो। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो सुनो। एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। अब कुल समय लगता है 47 मिनट। तो कुल दूरी बताइए आपको। तो 3 टुकड़े कर दिए दूरी के, मान लो पहला टुकड़ा x है, दूसरा टुकड़ा x है, और तीसरा टुकड़ा भी x है। ये 3 टुकड़े ले लिए मैंने आपको, ठीक है। और तीनों बराबर टुकड़े हैं देखो। तो कंप्लीट टुकड़े जो टोटल दूरी हो जाएगी वो 3x होगी। मतलब x का मान निकाल दो तो 3x आपका आ जाएगा। तो पहली दूरी की चाल क्या है आपकी 3, तो समय इतना लगा, दूरी बटा चाल। दूसरी दूरी की चाल कितनी है 4, इतना समय लगा। तीसरी दूरी कितनी है x, इसका समय की चाल कितनी है 5, और टोटल समय लगा 47 मिनट। मिनट को घंटे में बताने के लिए 60 का भाग लगा दे अभी। अब यहाँ से लास्ट से ले लो, लास्ट से कितना आ जाएगा आपका 60। 3 का भाग दो यहाँ पर 20 बार 20x, 4 का भाग दो 15x, और 5 का दो 12x, और बराबर हो जाएगा आपका 47/60। ये लो 60 से 60 कट जाएगा, और ये जोड़ दे हो जाएगा आपका 47x, अब बराबर हो जाएगा 47। ये 47 कट जाएगा तो 1x बराबर हो जाएगा आपका 1। x का मान हो गया 1, मतलब ये प्रत्येक दूरी आ गई, और कुल दूरी निकालोगे तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। 1 को 3 से गुणा करो तो कुल दूरी निकल के आ गया आपके 3 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब है। मतलब कुल दूरी 3 किलोमीटर होगी। 1-1 किलोमीटर की 3 दूरियां होगी, और जब 1-1 किलोमीटर की 3 दूरियां होगी तो कुल दूरी होगी आपके 3 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपली। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है नाव और धाराओं का क्वेश्चन। अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्लियरली क्या बोला वो लैंग्वेज पढ़ेंगे अपन। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक
जितने समय में जाता है उससे 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो भाई वेरिएंट होता है जिससे क्वेश्चन कर सकते हैं, नाव की चाल बटा धारा की चाल बराबर n+1 बटा n-1। ठीक है, अब बताइए नाव की चाल कितनी है बताओ। नाव की चाल आपको पता नहीं है तो नाव की चाल निकालनी है। धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और गुना कितना हो रहा है 4 गुना n का मान, ये 4+1 और ये 4-1। अब आप जानते हैं कि 4-1 कितना होता है 3 होता है, तो 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये 5 हो गया, 5 को 2 से गुणा कर दो। तो बताइए नाव की चाल कितनी हो जाएगी 5 गुणा 2, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल होगी आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की स्थिर जल में जो चाल होगी वो हो गया आपके 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की स्थिर जल में चाल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लसा मसा क्वेश्चन है। दो संख्या गुणनफल दे रखा है आपको 4107, यदि उनका मास 37 है तो उनकी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए देखो अगर क्लियरली कहें तो लसा भी निकाल सकते हैं, और दो संख्या गुणनफल दे रखा है आपको। अब दो संख्या कोई सी हो सकती है, उनका मासा दे रखा है आपको। तो मासा मतलब कॉमन मान दे रखा है, तो कॉमन तो 37 आ रहा है उनमें, और उनमें बड़ी संख्या चाहिए आपको। और देखो और गुणनफल कितना आना चाहिए 4107, तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। देखो गुणनफल तो 4107 आना चाहिए, और अगर कहें तो 37 मासा है तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। तो पहले लासा निकाल लेते हैं उन संख्याओं को। ठीक है, तो चलो दोनों संख्या गुणनफल में लासा इंटू मासा है, लासा इंटू मासा है, दोनों संख्या गुणनफल है बराबर मासा 37 है। आपको लासा ज्ञात करना है, तो पहले लासा निकाल लेते हैं। 37 का बाद संख्या इसे काटना शुरू करते हैं अपन। 37 कम 37, एक बार कितना बच गया 4 बच गया 40 हो गया, हाँ ना। 37 कम 37 एक, 3 बच गया 37 कम 37, ऐसे। तो लासा आ गया 111, लासा कितना आ गया आपका 111। अब लासा तो क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। तो देखो तो लासा वह छोटी छोटी संख्या है। अब इनका जो कॉमन मान है क्या है 37 भी है। देखो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है आपका जिनका लासा 111 आता हो और मासा 37 आता हो, हाँ ना। लासा तो क्या आता हो, देखो 111 आता हो और मासा कितना आता हो 37 आता हो। तो 37 गुणा 3 ये 37 गुणा कितना 3, अगर लासा की बात करें तो 37 गुणा 3 है। तो ऐसी दो संख्याएं सोचनी है आपको, है ना। अगर हम बात करें आपके सामने ऐसी दो संख्या, देखो दो संख्या गुणनफल जिनका गुणनफल भी आ जाता हो आपके सामने, ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका मासा कॉमन मान तो 37 आ जाए और लासा कितना आ जाए आपका ये आ जाए। तो देखो तो अगर हम लासा की बात करें तो दो संख्या ऐसी क्लियरली ले सकते हैं जिनका मासा भी आना चाहिए लासा भी आना चाहिए, उनमें से एक संख्या ही आना चाहिए। ठीक है, तो एक संख्या तो 111 आएगी भी, क्योंकि 111 से छोटा तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं आपकी। तो एक संख्या तो आपको 111 लेनी पड़ेगी, तो उनमें से एक संख्या 111 लेनी पड़ेगी, दूसरी कोई सी भी हो। ठीक है, तो दोनों गुणनफल 4107 हो जाएगा, क्योंकि 111 आपको दिया हुआ है और अपन वो ले चुके हैं आपके सामने। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सिंपल है, काफी आसानी से अपन ने कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 17 भी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, देखो आप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार तो इसको प्लस में लिख दो, ए से प्लस में, एक बार लिख दो माइनस में, है ना। एक बार माइनस में लिख दिया, ए लो। तो आप जानते हैं नीचे माइनस में लिखा हुआ है, ये लो, ये माइनस में लिखा है। तो ये फोटो सेम है तो ये कट जाएगा माइनस वाला, इनको जोड़ दो 400 हो जाएगा, है ना। 0.04 आ जाएगा आंसर, एग्जैक्टली आंसर होगा 0.04। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1386 वर्ग मीटर, इसकी परिधि बताइए। तो अगर मेरे से पढ़ा हुआ विद्यार्थी होगा तो अच्छी तरह जानता होगा, अगर क्षेत्रफल 1386 दे रखा है तो मैं डायरेक्ट पता कराता हूँ। 1386 क्षेत्रफल दे रखा, त्रिज्या 21 आती है भी, क्योंकि हमारे विद्यार्थी डायरेक्ट याद करते हैं भी, उनको पता है सब। देखो 1386 क्षेत्रफल के लिए 21 त्रिज्या आती है, 616 क्षेत्रफल के लिए 14 त्रिज्या आती है, और 154 क्षेत्रफल के लिए 7 त्रिज्या आती है। ये क्लियरली बताते हैं अपन। और 7 त्रिज्या के लिए जो परिधि होती है 2πr, 7 त्रिज्या के लिए 44 होती है, 8 त्रिज्या के लिए 88 होती है, और मतलब 14 त्रिज्या के लिए 21 त्रिज्या के लिए होती है 132। कितनी होती है 132 मीटर, ये परिधि हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, और चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
अगर आपको डायरेक्ट याद है डायरेक्ट लिखो, क्योंकि समय की बचत करो। और नई आदत आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर वर्ग का सेक्टरबल लगाओ, यहाँ से आर का मान निकालो, फिर 2 पाई आर में आर का मान रख दो, जिसमें ये आ जाएगा बिल्कुल सिंपल, है ना। टाइम लगेगा लेकिन, तो आप जल्दी भी करना चाहो तो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, आपको जल्दी हो जाएगा। अब आपको एक समीकरण दे रहे कि गुणनखंड बताने हैं आपको, तो 15 के ऐसे टुकड़े करो, तो जोड़ने पर 15 और गुणा करने पर 36 आ जाए। तो चलो कर देते हैं ऐसे, है ना। 15 के टुकड़े करिए, यहाँ पर कहीं से गुणा करें, देखो तो यहाँ पर 18 या 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 दो है ना। अगर 18 का पाड़ा बोले तो 18 से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 15 ये 12 या 36 होता है, तो 12 से जरूर कर सकते हैं। 12x माइनस 3x, ये 15x हो जाएगा, और प्लस 36, दो के जोड़े बना दो भी, यहाँ से x बार निकाल दो, x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ से 3 बार निकाल दो, ये भी x माइनस 12 हो जाएगा, x माइनस 12 यहाँ, x माइनस 12 यहाँ कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस 3 बच जाएगा, तो x माइनस 12 x माइनस 3, x माइनस 12 x माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए। ये गुणनखंड हो गए इसके। तो गुणनखंड वाला क्वेश्चन था अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 है भैया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। 1232 घन सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आयतन दे रखा है, देखो 1232 घन सेंटीमीटर, 1232 घन सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और h कितना दे रखा होगा आपको 24। ये लो, यहाँ से पहले r का मान निकालो, काटने के बाद जाके क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। 7 या 21, 8 या 24, 8 से काटो 1 8 8, 4 बचा 8 5 40, और 4 8 32, और इससे कटेगा 7 बार। 7 को इधर कैसे गुणा करो, 49, आर स्क्वायर बराबर 49, तो r बराबर 7, मतलब त्रिज्या आ गई 7, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आप जानते हैं कि देखो 7 त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितनी है आपकी 7, है ना। h आपका 24 है, तो यहाँ से l निकालना है आपको, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये 25 आएगी, क्योंकि 7 24 25 का जोड़ा होता है पायतकोश प्रमेय के अनुसार। या चाहो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी अगर याद रखो तो शंकु में हमेशा काम आता है, 7 24 25 का जोड़ा होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 है, एल का मान 25 निकाल दिया। 7 7 कटेगा, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55 हो जाएगा। ये होगा 550 वर्ग मीटर, अगर मीटर में दे रखा है तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली 550। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, 3 क्रमिक पूर्णांक को वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। भैया इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीच का पूर्णांक ऊंचा है और बीच का पूर्णांक ऑप्शन में दे रखा है, तो जल्दी करने का आसान सा तरीका है। अगर आप ए ऑप्शन प्रयोग में लेते हैं तो ये बीच का पूर्णांक है आपका, आगे क्या होगा 24 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर, बीच का ये 25 तो, और ये 26 का स्क्वायर। अगर इन तीनों का स्क्वायर अगर हम जोड़ दें तो 2030 आना चाहिए। बीच का पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, तो ये आसान तरीका है, कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं, एक्स मानने में टाइम लगता है। देखो ये होगा 576 आपका, 625 अरे 676, इनको जोड़ कर देख लो, इकाई अंक जोड़ लिया करो पहले, 6 6 12 और 12 और 5 कितना होगा 17, इकाई अंक 7 आते हैं, मिस्टेक हो क्योंकि अपन को क्या चाहिए वर्गों का योग 2030 चाहिए, तो गलत हो गया आपका, तो ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। बी ऑप्शन चेक करो, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, 625 676 और 729। अब जोड़ कर देख लेते हैं, ये 20 का 0 0 आ रहा है, देख लेते हैं, हासिल 2 4 4 कितना 11 11 और 2 कितना हो जाएगा, 11 और 2 कितना 13 का 3, हासिल 1 होगा 8 14 और 20 हो जाएगा। ये 2030 एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है, कि बीच का पूर्णांक 26 है आपका। अगर जहाँ आंसर आ जाए मुझे रुक जाओ, फिर आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आगे क्यों चेक करें, ऑप्शन से कर रहे हैं तो काफी पॉसिबल कर रहे हैं अपन, और काफी इजीली इवेंट कर रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 22 की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, गौर से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये दो, इस टेबल को अध्ययन करना गौर से, 2009 से 2013 तक की टेबल है, और क्वेश्चन दिए कि क्वेश्चन का जवाब देना है। सन 2011 मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई है, तो आपको देखना है सन 2011 मक्का का उत्पादन। तो सन 2011 देखो ये 11 है, ये मक्का का उत्पादन है,
हाँ नहीं यहाँ पर मगर तो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई है, तो पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखनी है आपको, पिछला वर्ष है आपका, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई है, तो देखो 6 की कमी आई है। और बाग पिछले वाले का लगेगा भी, तो पिछले वाला 234 जिससे तुलना की जाए बाग उसी का लगता है, अब गुणा 100%, ठीक है। अब जो कट रहा है उससे काट देते हैं, 2 से काट दो 3 बार, 1 2 2 1 2 2 7 दूनी 14, 3 से काटो 1 3 3 3 3 9 9 3 27 39 बार। अब 39 से देखो कटेगा नहीं, 39 में 78 आएगा, और 78 आने के बाद क्या बचेगा आपका 22, 220 होगा। अब 220 में फिर भाग लगाना पड़ेगा आपको आना ताकि 39 का, तो 40 का लगा लो देखो, ताकि लगभग पहुंच जाए पर 3 बार 4 5 बार, तो लगभग 5 बार जाएगा आपका 39 का भाग, तो 5 बार लगभग जाएगा, तो इसमें 2.5 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन में देखना आपको 2.5 समथिंग, तो 2.5 समथिंग एक ही ऑप्शन है भैया। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। कि 22 का जवाब हो गया बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भी आपको क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ताश वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। 52 पत्तों के गड्ढे में से 2 पत्ते निकाले गए हैं, निकाले गए पत्तों का इक्का होने की इसकी क्या संभावना है। अब इक्का होने की संभावना बतानी भी आपको, तो पहले तो देखो आपको कुल संभावना बतानी है, 52 में से 2 पत्ते खींचने की, फिर 4 में से 2 खींचेंगे, तो आपका आंसर होगा देखो 4 में से 2, 4 में से कितना 2 होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 4 में से 2 ये पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, और यहाँ 52 में से 2, 4 में से 2 आना चाहिए और 52 में से कितना आना चाहिए 2, तो ये कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है, जैसे 4 गुना इसको सोल्व करेंगे 4 × 3 है ना, फिर ऊपर बनेगा आपका 2 पॉसिबिलिटी बनेगी है ना, इसका ये सोल्व कर देंगे और इसको भी सोल्व कर देंगे अपन। और नीचे वाला एनसीआर होता है आपका उल्टा चलना पड़ता है, 4 2 तक गिनती लिखनी पड़ेगी और 2 गुणा 1 इसकी भी उल्टी गिनती लिखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से 52 का भी 2 बार चलना है आपको, 52 गुणा 51 है ना, इसी प्रकार से 2 गुणा 1, तो ये तो कट ही जाएगा जो कटना है, देखो संख्या यहाँ की 2 गुणा 1 इस प्रकार से, ये भी 2 बार चलेगा आपके सामने, और जो संख्या कटनी है वो कट जाएगी। अब संख्या कटने के बाद जो आंसर आएगा आपका गुणा करने के बाद इनमें से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे, इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं, 4 इक्कों में से 2 आने की प्रायिकता ये है, और 52 में से 2 खींच रहे गड्ढे में पत्ते 52 होते हैं। कुल चांस ये है, ये कुल चांस है, ये आने के चांस है। जब इसकी कैलकुलेशन अपन करेंगे तो इनमें आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आपका, तो ये चांस आपको ध्यान में रखने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर 16 जोड़ा जाए, माना वह संख्या x से, x को 2 से गुणा किया जाए, किस संख्या को 2 से गुणा किया जाए 2x हो गया, फिर 16 जोड़ा जाए तो 16 जोड़ दिए, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाए, 2 से विभाजित कर दिए, और फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। प्राप्त भागफल है उसमें से क्या मूल संख्या कितनी मानते हैं अपन, x घटाई जाती है, तो शेष फल क्या बचेगा ये पूछ लिया आपसे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो 2 का भाग दो, इसमें कितना आ जाएगा आपका x, 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 8, और ये x हो जाएगा, ये +x और -x कट जाएगा, और ये कितना बचा आपका 8। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 8, बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से ये आंसर होगा आपका 8, मतलब आंसर जो होगा आपका पॉसिबल वो 8 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साधारण बिन में बदलना, दशमलव बिन में आंसर दे रखे हैं इस प्रकार से, तो चलो साधारण बिन में बदल देते हैं अपन। तो देखो जो दे रखा है इनको जोड़ना है अपन, और जोड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, चाहो तो आप ऐसे बदल सकते हैं। 12 8 9 का भाग लगता है आप जानते हो, 6/9, 7/9 और 8/9, तो आप चाहो तो देखो लसन 9 ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ऊपर वालों को जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा 9, और 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 और 8 कितना होगा 24 हो जाएगा। जिस भी फॉर्म आंसर दे रखा है उसको हम निकाल देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18, कितना बच गया 6, 2 से 6/9, 3 से कटेगा 2 बार और 3 बार, तो एग्जैक्टली आंसर होगा 2 से 2/3। आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 से 2/3, मिश्र भिन्न में जवाब दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार से आप 100% कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो आपको दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार के 25 क्वेश्चन है आपके जो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए पॉसिबल किए हैं अपन ने। ईमानदार से वीडियो एंड तक अगर आपने देखा है, ऐसे और भी मॉडल पर कंटिन्यू आप देखना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।